तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 7 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। जैसे कि हमने देखा था संग जिनवू एक एस रैंक हंटर बन चुका है और उसके पास अब एक्स रैंक हंटर लाइसेंस भी मौजूद है। जब वो एसोसिएशन से बाहर निकल रहा था तभी बेक यूनहो एंड मिस्टर चोई उसे रोक लेता है, लेकिन वो कहता है मैं बिजी हूँ और बाहर निकलते ही सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेता है एंड वो सीधा टीवी पर लाइव होता है। वही दूसरी तरफ जिन्हा के एक दोस्त कहती है देखो तुम्हारी ओप्पा टीवी पर है। जिन्हा तो इसे देखकर कहती है ये कैसा नॉनसेंस है। तभी हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। ली मिन संग अटेंशन के लिए रिपोर्टर से झूठ बोल रहा था कि अगर उसे रैंक एवोल्यूशन के बाद लो रैंक भी मिलता है तो वो सिटीजन के हेल्प के लिए हंटर का जॉब करेगा। लेकिन सच बात तो यह है कि 2 साल के लिए वो ये काम करके मोटा पैसा छापना चाहता है। तभी एसोसिएशन से रिपोर्ट आता है कि एक एस रैंक हंटर जाग उठा है जो कि साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। तो सभी लोग मिन संग को छोड़ के संग जिनो के पास आ गया था एंड वो अब सीधा लाइव पर है एंड सब लोग न्यूज में ये देख रहा था। जिन्हो के पापा भी कहता है तो उन लोगों ने एटलीस्ट अनाउंस कर दिया कि वो एक एस रैंक मैच क्लास हंटर है। जिन्हो भी यहाँ पर बैठा था। उसका पापा पूछता है तो क्या तुम संग जिनो को रिक्रूट करने में सफल हो गए हो। जिन्हो कहता है आई एम सॉरी डैड, संग जिनो ने डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का एक गिल्ड ओपन करेगा एंड उसने उस गिल्ड पे मुझे वाइस मास्टर पोस्ट के लिए ऑफर किया है। इसे सुनकर तो उसका डैड शॉक्ड होता है। उसका डैड कहता है यूज इन गिल्ड मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि हंटर्स का पावर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और ऐसे भी कुछ हंटर्स है जो एस रैंक को भी पार कर लिया है और उन्हें कहा जाता है नेशनल लेवल हंटर्स। सिचुएशन अगर ऐसा ही रहा तो गवर्नमेंट और कानून भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे अपने गिल्ड में कुछ ऐसा हंटर्स चाहिए जो भरोसेमंद हो और तुमने एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया है तो तुम पास हो चुके हो। मैं यूजिन गिल्ड तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम उस गिल्ड को डेवलप करो और ऐसा गिल्ड बनाओ जिसमें हंटर्स पैसों से ज्यादा भरोसेमंद एंड स्ट्रांग हो। जिन्हो कहता है डैड इसके लिए शुक्रिया बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं संग जिनो का गिल्ड ज्वाइन करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। रिपोर्टर्स अब भी जिन्हो को घेर के रखा था। बेक यूनहो उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है तुम इन सब को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आंखों के एक ही पलकों में वो गायब हो जाता है। रिपोर्टर्स से पीछा छुड़ा के वो रास्ते पर आ जाता है। इसे देखकर तो रिपोर्टर्स के साथ साथ ये दोनों भी शॉक होता है। मिस्टर चोई कहता है ये एक मैच क्लास हंटर है, वो भी इतना पावरफुल मूवमेंट। बट बेक यूनहो ज्यादा शॉक था। वो अपने मन में कहता है ये बहुत फास्ट है, ये नहीं हो सकता, मेरे आंखों को भी वो नहीं दिखाई दिया। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि वो पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, उसका अभी का जो मूवमेंट है उससे वो डेफिनेटली हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। बेक यूनहो कहता है उसे डबल रीअवेकनिंग हुए कुछ ही टाइम हुआ है बट ऐसा नहीं है, शायद वो एक ऐसा हंटर है जो अपने पावर को कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। जो भी वो हर न्यूज में फैल चुका था कि 2 सालों में ये पहली बार कोई एस रैंक हंटर जन्म लिया है जो है हंटर संग जिनवू। इसे देखकर हुआंग डोंगसू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ये साला कमीना अभी भी जिंदा है। सीन चेंज होता है। जिनवू उस रेड डाइट ऑर्ब को सेल करने आया था। इसे देखकर तो सेलर बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि ये चीज किसी भी मैजिक को 100% बूस्ट कर सकता है। वो जिनवू से पूछता है तुम्हें ये कहाँ पर मिला। संग जिनवू कहता है मुझे ये एक डंजन पर मिला। वो आदमी कहता है अगर तुम इस चीज को हमारे ऑकेशन हाउस में नीलामी करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा। संग जिनवू भी कहता है मैं भी यही सोच रहा था एंड वो अपने मन में कहता है मुझे हॉली वाटर रेसिपी को बनाने के लिए जल्द से जल्द डेमन कैसल को क्लियर करना होगा, इसलिए उसे एक आर्टिफैक्ट चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि डेमन कैसल में बहुत ज्यादा गर्मी है। वो उस आदमी से पूछता है क्या यहाँ पर फायर रेसिस्टेंट वाला आर्टिफैक्ट मिलेगा क्या। वो आदमी कहता है फायर रेसिस्टेंट। जिनवू कहता है क्या ये चीज यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो आदमी कहता है ऐसा नहीं है, एलिमेंटल रेसिस्टेंट वाला आर्टिफैक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है तो हम उसे ऑनलाइन सेल पर नहीं रखते क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है जो तुम्हें आसानी से मिल जाए। जो भी हो ये लोग आता है एक रूम पर जहाँ ग्लासेस के अंदर बहुत सारा एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट मौजूद है। जिनवू कहते हैं क्या ये सभी चीज को ग्लासेस के अंदर रखना सेफ है। वो आदमी कहते हैं टेंशन मत लो, ये जो ग्लास है ये पावरफुल मैजिक से बनाया गया है, अगर कोई ए रैंक हंटर अपना पूरा जोर भी लगा दे तो भी इसे तोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो ट्राई करके देख सकते हो। संग जिनो मन में कहता है मुझे थोड़ी मैजिकल एनर्जी महसूस तो हो रही है, तो क्या सच में ये इतना स्ट्रांग है। एंड वो अपना पावर अनलिश करके उस पर मारने ही वाला था। इसे देखकर तो वो आदमी कहता है अरे रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हमारे ऑकेशन हाउस के साथ हंटर गिल्ड का सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट है, अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो वो लोग तो भागते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी हो जिनवू रुक जाता है। वो कहता है क्या यहाँ पर कोई खंजर है जिसे मैं चेक कर सकूं। वो आदमी कहता है ऑफकोर्स। यहाँ एक और आदमी आके कहता है वेपन्स का इंचार्ज मैं हूँ, प्लीज यहाँ से आइए। वही हम देखते हैं ग्लासेस पर क्रैक आ गया था। इसे देखकर तो वो आदमी शॉक्ड होता है। वो कहता है क्या ये हो सकता है, उसने तो इसे टच भी नहीं किया था। अगले सीन में संग जिनवू वेपन चेक कर रहा था बट इन सब का प्राइस काफी ज्यादा था। वो अपना एक रेड खंजर दिखा के कहता है इसका प्राइस कितना होगा। वो आदमी देखकर कहता है लगभग 100 मिलियन ऑन। इस पर तो जिनवू शॉक होता है। वो अपने मन कहता है इसे तो मैंने 2.8 मिलियन गोल्ड से खरीदा था, स्टोर पे इसका कीमत इतना है। जिनवू को समझ आता है। वो अपने मन में कहता है अगर मैं स्टोर से खरीदा हुआ
हुआ चीज बाहर इतने प्राइस में सेल कर सकता हूँ तो मुझे वो मैजिक और बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है व्हाइट टाइगर गिल में, जहाँ बेक्यूनहो सोच सोच के परेशान हो रहा था कि एक हंटर जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, क्योंकि बीस्ट फॉर्म में उसकी आंखें किसी की भी एबिलिटी को देख सकता है। वही अगर जिन्वू की बात करे तो वो उसके मूवमेंट को देख ही नहीं पाया था। वो कहता है जब रेड गेट इंसिडेंट हुआ था तब वो डेफिनेटली मुझसे वीक था, बट अभी उसका जो एबिलिटी है वो खुद अपना एक गिल खोल सकता है, एंड अगर वो ऐसे ही ग्रो करता है तो एक दिन मिस्टर चोई एंड मुझे भी पीछे छोड़ देगा। वही मिस्टर आहान तो कॉन्फिडेंस था कि वो अगर जिन्वू के साथ और एक बार बात करे तो संग जिन्वू को डेफिनेटली मना लेगा, लेकिन जब वो उसके घर आके पहुंचता है यह तो पहले से ही रिपोर्टर्स भीड़ लगा के खड़ा था। जिन्हा घर के ऊपर खिड़की से देखकर कहती है ओप्पा रिपोर्टर्स तो अभी तक यहाँ से नहीं गया। रिपोर्टर्स भी कहता है ऊपर देखो। जिन्हा तो छुप जाती है। जिन्वू कहता है क्या मैं नीचे जाके उन लोगों को कहूँ कि हमें अकेला छोड़ दे। जिन्हा कहती है कि बिल्कुल नहीं, फिर तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम उस दिन रिपोर्टर को बिना जवाब दे के गायब हो चुके थे जबकि तुम टीवी पर लाइव थे। तभी उनके डोर पर कोई नॉक करते हैं। जिन्वू तो गुस्से में जाता है खोलने के लिए, एंड वो कहता है ये लोग तो अब हद कर रहे हैं, दरवाजे पर नॉक करने लगा है। दरवाजा खोल के जिन्वू कहता है अरे तुम लोग रुक जाओ, बट यहाँ पर तो जिन्हो खड़ा था। वो कहता है मेरे डैड ने मुझे घर से लात मार के बाहर निकाल दिया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ? बट संग जिन्वू कहता है नहीं, एंड वो अपना दरवाजा बंद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। जिन्हो के मॉम कहता है आपको उसे ऐसे ही घर से बाहर नहीं निकल देना चाहिए था। जिन्हो के डैड कहता है वो यही डिजर्व करता है, क्योंकि खुद पर भरोसा करने के बजाय वो हमेशा संग जिन्वू को फॉलो करता है। एंड तभी उन्हें कुछ होता है एंड वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जो भी हो सीन चेंज होता है। संग जिन्वू अपने बहन को देख रहा था रात को। वो अपने मन में कहता है अगर मैं बाहर रहूं तो कोई होना चाहिए मेरी सिस्टर की ध्यान रखने के लिए, एंड वो कहता है बाहर आओ। वही हाई ऑर्क्स बाहर आता है। जिन्वू कहता है ये शैडो एक ए रैंक हंटर को हैंडल कर सकता है, बट संग जिन्वू कहता है तुम तो टास्क यानी डंजन बॉस का 4 गार्ड थे, फिर और एक कहा गया। जिन्वू को याद आता है कि एक को तो उसने बहुत बुरे तरीके से पीटा था कि वो सीलिंग में ही अटक गया। जो भी हो इनमें से 2 को वो वापस भेज देता है एंड एक को वो गार्ड के लिए रखता है। वो कहता है मुझे और भी 2 गार्ड चाहिए होगा मेरी सिस्टर की सेफ्टी के लिए, एंड वो अपने पड़ोसी के लिए भी कुछ शैडो को वॉचमैन का काम देके कहता है बी केयरफुल, किसी इंसान के नजर में मत आना। एंड ये सभी पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। वही संग जिन्वू अपने मन में कहता है अगर कोई मर्डरर ए रैंक से ऊपर नहीं होगा तो मेरे शैडो सोल्जर को बीट नहीं कर पाएगा, इससे वर्ल्ड में थोड़ी शांति बना रहेगा। नेक्स्ट डे जिन्हो संग जिन्वू को वॉल टावर में ड्राइव करके ले जा रहा था। जिन्वू पूछता है तुम काल रात ठीक से सोए? जिन्हो कहता है हाँ मैं होटल पर रुका था। संग जिन्वू कहता है थोड़ी दिन के लिए वहाँ पर रुको जब तक हम गिल के लिए कोई ऑफिस नहीं ढूंढ लेते। जिन्हो पूछता है बाय द वे तुम्हें वॉल टावर पर क्या काम है, बट संग जिन्वू कुछ कहे बिना ही सीधा दरवाजा खोल के डेमन कैसल डंजन में घुस जाता है। यहाँ पर डिफिकल्टी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस बार वो फुल्ली तैयार होके आया है। एक फायर रेसिस्टेंट जैकेट जो उसे यहाँ के हीट से बचाएगा, एंड एक रिंग जिसमें वाटर एट्रीब्यूट है, एंड ये सभी चीज वो हंटर ऑकेशन से खरीदा है और उसका प्रिपरेशन इस बार काफी परफेक्ट है। हम देखते हैं क्विस्ट आ जाता है जहाँ लिखा था कि उसे मोनार्क ऑफ डेमन जिसका नाम है बारान, उसे मार के उसका सोल कलेक्ट करना पड़ेगा जो बैठा है डेमन कैसल के हाईएस्ट फ्लोर पर। एंड इस बार के रिवॉर्ड को देखकर वो कहता है ये तो पिछले बार से काफी अच्छा है। इस बार उसे एक र्यून स्टोन मिलेगा जिससे वो एक जॉब स्पेसिफिक स्किल को चुन सकता है, जिसमें है शैडो एक्सट्रैक्शन, सेफ शैडो एंड डोमेन ऑफ द मोनार्क। जो भी हो फ्लोर 1 से 76 अनलॉक हो जाता है। सिस्टम कहता है तुम किस फ्लोर में जाओगे? जिन्वू कहता है 76। इस फ्लोर पर आके वो देखता है कि काफी हाईएस्ट ग्रेड डेमन मौजूद है, बट संग जिन्वू टास्क को बाहर निकलता है एंड वो उस ऑर्ब से जबरदस्त हमला करके इन सभी हाई ग्रेड डेमन को मार देता है एक ही झटके। संग जिन्वू कहता है इस ऑर्ब से इसका पावर तो काफी हद तक बढ़ गया है, तो अभी फिलहाल ये ऑर्ब टास्क पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है। जिन्हो के डैड 2 दिन से हॉस्पिटल में सो रहा था। वो कहता है डॉक्टर टेस्ट से क्या पता चला है? डॉक्टर कहता है क्या आपने कभी इटर्नल स्लीप के बारे में सुना है? इसे सुनकर तो जिन्हो के डैड बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि इटर्नल स्लीप एक ऐसा स्लीप है जिससे कोई नहीं जाग सकता और पेशेंट अपना लाइफ फोर्स भी खोने लगता है। एंड इटर्नल स्लीप तब अपेयर हुआ था जब पहली बार दुनिया में गेट ओपन होने लगा। जो भी हो डॉक्टर कहता है आपको मैजिकल एनर्जी से दूर रहना होगा, क्योंकि इटर्नल स्लीप एंड मैजिकल ऊर्जा जुड़ा हुआ है। अगर आप मैजिकल एनर्जी एंड माना क्रिस्टल के साथ रहेंगे तो बीमारी जल्दी फैलने लगेगी। इसे सुनकर तो वो बहुत ही डर जाता है, लेकिन जिन्हो के डैड कहता है मुझे कैसे भी करके इस बीमारी से छुटकारा पाना ही होगा, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। वही दूसरी तरफ जापान के एक आइसलैंड पर एक एंट बिना मरे जमीन तक पहुंचने में सक्सेस हो चुका है। अगले सीन में 2 हंटर को हम देखते, एक डी रैंक और एक ई रैंक, जो इसी आइसलैंड पर पेट्रोलिंग का काम कर रहा था। तभी उन्हें सामने कुछ दिखाई देता है एंड ये और कोई नहीं वही एंट मॉन्स्टर है। सीन फिर चेंज होता है। डेमन कैसल में संग जिन्वू के शैडो आर्मी बहुत अच्छे से काम कर रहा था एंड वो अपने आर्मी को टीम में स्प्लिट करके टास्क, इग्रिस, आयरन, टैंक, हाई ऑर्क्स ए एंड बी टीम में डिवाइड कर देता है। एंड वो इन सबको 2 ऑर्डर देता है। पहला, ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी एनिमी तुम्हारे सामने आए उनको मार डालो,
चलो दूसरा ऑर्डर, तुम्हें एंट्री परमिट अगर मिलता है तो मुझे नोटिफाई करना। हम देखते हैं वो सभी डिसअपियर होकर अपना अपना काम करने लगता है एंड जिन्वो को एक्सपीरियंस गेन होता है। जब तक उसका माना है उसकी शैडो आर्मी रीजेनरेट होता रहेगा। तो संग जिन्वो यहाँ पर खड़ा होकर माना पोषण पीता है एंड कुछ दिन बाद संग जिन्वो के साथ साथ उसके शैडो आर्मी का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड अब सिर्फ 20 फ्लोर बचा हुआ है। उसने 80 फ्लोर तक कंप्लीट कर लिया है, बट 80 फ्लोर में पहुंचने के बाद भी 2 दिन हो चुका है, उसे अभी तक एंट्री परमिट नहीं मिला। वो कहता है शायद कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिन्वो का माना बहुत तेजी से कंज्यूम हो रहा था। कोई है जो जिन्वो के शैडो को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय कर रहा है एंड उसे वो जगह दिखाई देता है। अभी के लिए वो अपना उस शैडो आर्मी को वापस बुला लेता है। नेक्स्ट डे संग जिन्वो कैलकुलेशन करके पता लगाता है कि ये जो दुश्मन है ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं, इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि ये लोग आयरन इग्रिस एंड हाई ऑर्क्स के टीम पर हमला कर रहा था एंड उसका नेक्स्ट टारगेट होता है आइस बियर का टीम। संग जिन्वो यहाँ पर आता है, वो देखता है कि यहाँ पर एक डेमोन नोबल एंड 3 डेमोन नाइट्स मौजूद है। संग जिन्वो पहले उन तीनों नाइट्स को मारता है एक एक करके, आखिर लास्ट में डेमोन नोबल डर जाता है ये देखकर। बट संग जिन्वो तो उससे भी खतरनाक बन चुका है। जिन्वो उस पर हमला कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी स्पॉट पर हमला करे, तो उसका तलवार तोड़ के उसके गर्दन पकड़ के उसे मारने ही वाला था। तभी ये मॉन्स्टर नोबल कहती है मैं हार मानती हूँ। इसे सुनकर तो संग जिन्वो थोड़ा शॉक होता है और अपने मन में कहता है इन दिनों हर कोई ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा है, लेकिन इसकी वॉइस सुनकर जिन्वो कहता है क्या तुम एक लड़की हो? हम देखते ये मॉन्स्टर नोबल एक लड़की है। वो कहती है प्लीज मेरी जान को बख्श दो, आई एम सॉरी। संग जिन्वो कहता है तुमने मेरी सोल्जर पर हमला किया और अभी माफी मांग रहे हो? लड़की कहती है मुझसे गलती हो गई, बट हमारे क्लैन का काम है इस एरिया को प्रोटेक्ट करना, तो हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। लेकिन वही तो तुम डेमोन्स को चींटियों की तरह मार रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। संग जिन्वो कहता है क्या ये ठीक है कि तुम उस इंसान से अपनी जिंदगी का भीख मांग रहे हो जिसने तुम्हारे आदमी को मार डाला? लड़की कहती है एक नाइट का ड्यूटी होता है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना, तो मुझे यकीन है कि अगर मैं सेफ रहूंगा तो नाइट खुश होगा। संग जिन्वो मन में कहता है मैं ऐसा सेल्फिश इंसान से कभी नहीं मिला, नहीं ये तो डेमोन है। फिर भी जिन्वो कहता है कि मैं ऐसे इंसानों के शक्ल वाले ह्यूमन को छुरा तो नहीं मार सकता, लेकिन वो लड़की पीछे से छुरा मार देता है। लेकिन टास्क के प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से संग जिन्वो को कुछ नहीं होता। जिन्वो अब थोड़ा गुस्से में कहता है तुम क्या करने की सोच रहे थे? ये लड़की तो अब जमीन पे अपना सर पटक के कहती है अगर तुम मेरी जान को बख्श दोगे तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। जिन्वो भी लाइक ये लड़की कितना बेशरम है, बट टास्क ग्रेविटेशन स्किल यूज करके उस लड़की को ऊपर उठाता है एंड जिन्वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास एंट्री पास है? वो लड़की कहती है एंट्री पास की सुरक्षा हमारे क्लैन के द्वारा किया जाता है, अगर तुम मुझे बिना नुकसान के घर वापस ले जाते हो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। संग जिन्वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे एंट्री पास क्यों नहीं मिल रहा, मुझे नहीं लगा था कि एंट्री पास को कहीं और जगह रखा गया है। वो लड़की कहती है ऊपर के फ्लोर का एंट्री पास कहाँ पर है मुझे वो भी पता है, मैं तुम्हें वो बता सकती हूँ, बट तुम्हें मुझे और मेरे क्लैन के सेफ्टी का गारंटी देना होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि संग जिन्वो इस लड़की पर भरोसा करे या ना करे एंड वो उस लड़की के करीब आके अपने अंदाज में पूछता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? और लड़की तो डरे हुए कहती है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। संग जिन्वो कहता है अगर तुम मुझे एंट्री पास देते हो तो मैं शांति से यहाँ से चला जाऊंगा, बट सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम लोग हो कौन? सीन थोड़ा चेंज होता है। हम देखते हैं इस आइसलैंड पर एंट मॉन्स्टर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है एंड यहाँ पर से भाग चुका है। सीन फिर से डंजन के अंदर शिफ्ट होता है और लड़की कहती है मेरा नाम है इजिल एंड मैं रेडिरू क्लैन का एल्डर डॉटर हूँ। जिन्वो पूछता है क्या तुम्हारे दिमाग में भी लगातार इंसानों को मारने की आवाज आती रहती है? इजिल थोड़ा सोच के कहती है नहीं, बट हमें एक अलग तरह की आवाज सुनाई देती है जो है इस एरिया को प्रोटेक्ट करो। जिन्वो पूछता है तुम्हें ये कब से सुनाई दे रहा है? इजिल कहती है जब से हमने यहाँ पर आँख खोली है। इसे सुनकर तो संग जिन्वो को शौक लगता है। वो पूछता है फिर यहाँ आके खोलने से पहले तुम लोग कहाँ पर थे? इजिल कहती है डेमोन वर्ल्ड में। जिन्वो पूछता है डेमोन वर्ल्ड में तुम लोग क्या कर रहे थे? इजिल कहती है वार, हम लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे एंड वो बोलते हुए ग्लिच कर रहा था। संग जिन्वो थोड़ा शॉक होता है। वो पूछता है एक वार किसके खिलाफ? इजिल कहती है ये एक ऐसा एनिमी था जिसके खिलाफ लड़ने के लिए सभी डेमोन्स को एक साथ होना पड़ा था। जो भी हो इजिल ने कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन लीक कर दिया था जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। जिन्वो को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि सिस्टम कैसे काम करता है। वही दूसरी तरफ उस एंट्स मॉन्स्टर ने इस आइसलैंड पर बहुत सारा तबाही मचाया हुआ है एंड ये सीन ओजिनचुल एसोसिएशन के सभी मेंबर को दिखा रहा था। इस मॉन्स्टर के पास उड़ने की क्षमता है एंड वो किसी भी डेंजर को सेंस कर सकता है एंड वहां से भाग सकता है। इस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर ने बहुत सारे सिविलियन को मार डाला है। ये अटैक एक आइसलैंड पर हुआ है जो जेजू आइसलैंड से 150 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब अगर वो एंट मॉन्स्टर अनदर डायरेक्शन में उड़ने लगा तो वो इजीली साउथ कोरिया के वांडो कंट्री में पहुंच जाएगा। एंड साउथ कोरिया के पास इतना मैन पावर नहीं है जापान की तरह। वही गोगुन ही तो बहुत ज्यादा परेशान था कि साउथ कोरिया को अब कौन बचाएगा, इसलिए उनको जेजू आइसलैंड में जल्द से जल्द रेड मारना पड़ेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो जिनचुल गोगुन ही को एक टॉप सीक्रेट बात कहता है कि स्कैवेंजर गिल का हुआन डोंग सू ने कहा है कि जेजू आइसलैंड के रेड पर वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, बट उसका असली इंटेंशन है हंटर संग जिनवू। वो जिनचुल कहता है लेकिन कोई और भी है जो हमारे साथ कांटेक्ट किया है एंड एक नेशनल लेवल हंटर है गाइस, इसे याद रखना। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, हम देखते इजिल जब तक बेहोश था संग जिनवू उसे डेमोन्स के हमले से बचा रहा था। इस पर तो इजिल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जो भी हो अगले सीन में हम देखते ये लोग डेमोन कैसल में आता है जो डेमोन कैसल डंजन के अंदर मौजूद है। यहाँ आके पता चलता है कि इजिल की डैड थ्रोन रूम पर बैठा है। इजिल संग जिनवू को यहाँ पर लाता है गेस्ट के रूप में। इजिल की डैड गुस्से में कहता है आखिर तुम यहाँ किसको लेकर आए हो। इजिल कहती है पिताजी ये आदमी हमारा एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है। उसकी डैड गुस्से में कहता है ये किस तरह का मेहमान है जिसके पीछे अनगिनत शैडो सोल्जर छुपा हुआ है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है इजिल। इजिल तो बहुत ज्यादा शॉक होती है। वही संग जिनवू कहता है तो चलो कोई तो है जिसे ये दिखाई दिया। जिनवू कहता है मैंने इजिल से प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे एंट्री पास मिल जाए तो मैं इस जगह को शांति से छोड़ दूंगा। इजिल की डैड तो बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि इस इंसान ने किस किस को मार के डेमोन कैसल के इतने फ्लोर तक पहुंचा है। वो कहता है तुम्हें सिर्फ एंट्री पास ही चाहिए। जिनवू कहता है और एक चीज एंड वो इजिल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। एंड जिनवू ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इजिल को पता है कि ऊपर के फ्लोर का एंट्री पास कहाँ पर रखा है, लेकिन इस पर तो उसका डैड बहुत ही गुस्सा होता है। संग जिनवू कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा। इजिल का डैड चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता इसलिए वो चुप रहता है। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और गाइस ये मानवा एक्सप्लेन है तो एनिमी एपिसोड से थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि एनिमी में बहुत सारे सीन को कट किया जा रहा है। तो अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट स्टोरी को जानना है तो सब्सक्राइब दिस चैनल।